गुरुग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। किसान आंदोलन खत्म होने पर कृषि मंत्री जेपी दलाल से बात की हमारे संवाददाता ने। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। किसान आंदोलन पर चर्चा के लिए हमारे साथ है कृषि मंत्री हरियाणा जेपी दलाल जी। मंत्री जी, सबसे पहले तो बात करें, 1 वर्ष 13 दिन का ये आंदोलन आखिरकार अब समाप्ति का ऐलान किसान मोर्चा ने करा। क्या कहेंगे, एक लंबा वक्त लगा है इस आंदोलन को। सबसे पहले तो जो हमारे कल दुर्घटना हुई है, हमारे वीर सैनिक जनरल रावत, मैं उनको नमन करता हूं। और आज ये एक अच्छा फैसला हमारे किसान संगठनों ने लिया है कि इतने लंबा आंदोलन के बाद उन्होंने घर वापसी का फैसला किया है। इस चीज़ का मैं उनके लिए स्वागत करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं। अभी कुछ मांगे इनका कहना है, हालांकि 11 तारीख को ज़्यादा दिन नहीं है, 11 तारीख को इस आंदोलन को समाप्त करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ 15 जनवरी का समय भी रखा है, कुछ एक अल्टीमेटम के तौर पे इसे रखा है। तो किस तरीके से आप देखते हैं पूरे इस आंदोलन के दौरान किस तरीके की रूपरेखा रहेगी, अब आगे किस तरीके की उम्मीदें आप किसानों से करेंगे? नहीं, वो उन्होंने जो 15 जनवरी का टाइम रखा है तो ठीक है, जो आज की बात होती रहती है उसको वो रिव्यू कर लेंगे। और जो जो मुद्दे हैं उनको, अगर उसमें किसी चीज़ में उनको अ, लगता है कि कोई समस्या आ रही है, उस 15 जनवरी से पहले भी वो हमारे पास आ सकते हैं या हमें बता सकते हैं। और सरकार जो है, एक बार जो सरकार की कमिटमेंट हो गई है, जिस काम की सहमति हुई है, सरकार की प्रतिबद्धता पे कोई सवालिया निशान उठाने का कोई मतलब नहीं है। एमएसपी का मुद्दा उन्होंने रखा था। हालांकि हरियाणा पंजाब में तो हम बेहतर मानते हैं स्थिति की, अगर बात की जाए एमएसपी की, कि काफ़ी बेहतर है, लेकिन ये पूरे देश में नहीं है और इसको लेके ये कानून की मांग करते हैं। आप इसे किस तरीके से देखते हैं, खासकर हरियाणा की परिस्थिति को देखते हुए बात करें तो? देखिए भाई, हरियाणा का किसान तो बाकी देश से ज़्यादा सुविधाएं ले ही रहा है। सबसे ज़्यादा फसलें हमारे यहाँ खरीदी जाती हैं, पेमेंट डायरेक्ट होती है, सबसे अच्छी मंडियाँ हैं। और किसान को डायरेक्ट पैसा देने में हमें दिक्कत नहीं है। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के लिए ज़्यादा पैसा देते हैं और मंडियों का निर्माण भी हम बड़ा बड़ा कर रहे हैं। इस आंदोलन का सबसे ज़्यादा असर अगर बात करें तो वो हरियाणा पर पड़ा है। सबसे ज़्यादा मुकदमे भी हरियाणा में दर्ज हुए हैं, हालांकि पंजाब में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, दिल्ली में भी हैं। उन मुकदमों को वापस लेने का एक मुद्दा था। केंद्र ने भी प्रस्ताव में लिखा है, अपने ड्राफ्ट में लिखा है कि प्रदेश सरकार फैसला ले चुकी है। तो किस तरीके के मुकदमे ऐसे आप जिसको आगे सरकार विचार करेगी वापस लेने पर, खासकर बात करें तो? सारे मुकदमे हमारी सरकार ने बोल दिया है कि वापस होंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अंत में एक प्रश्न है कि लड़ाई भले ही किसानों की, मांग भले ही केंद्र से थी, लेकिन नाराजगी तो प्रदेश सरकार से भी बहुत किसानों ने ली, विरोध बहुत किया था। अब आप उन प्रदेश के किसानों को कैसे मनाएंगे, उनसे क्या उम्मीद करते हैं अब आप? नहीं, किसान हम खुद किसान हैं, किसान परिवार से हैं, हमारे रिश्तेदार किसान हैं। और हम खुद चाहते हैं, एक चीज़ को तो हम आज भी मानते हैं कि छोटा किसान है 2 हेक्टेयर से नीचे का, उसकी हालत बहुत ख़राब है, वो कर्जे में है, उसके सपने देखने में संकट है, उसके बच्चे परेशान हैं, उसके लिए कुछ करना तो है ही। लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए जितनी कोशिश हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है और जितनी नीतियां किसान हितैषी हरियाणा सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में लेके आई हैं, इतना पहले कभी काम नहीं हुआ। तो कृषि मंत्री जी कहना है कि एक अच्छा फैसला, इसमें कोई दो राय नहीं है, पूरे देश को राहत है, किसानों को, सरकार को, तमाम लोगों को एक बड़ी राहत मिली आज के इस फैसले के बाद। और हालांकि इनका कहना है कि जो तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर के भी आने वाले समय में, ताकि नाराजगी जो रही भी हो तो उसे भी दूर किया जाए, ये मिल बैठ करके फार्मूला बनाया जाएगा। ये तमाम बातें रखी प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। गुरुग्राम में ओमिक्रॉन के दस्तक के बीच अस्पतालों में तैयारियां की जा रही हैं। 6000 बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व किए गए हैं। इस पर जानकारी देते हुए डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने हमारे संवाददाता राज वर्मा से खास बातचीत की है। देखिए रिपोर्ट। ओमिक्रॉन के मामले देश भर में लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। इस सबके बीच गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर है। क्या कुछ तैयारियां अभी तक की गई हैं और आगे की क्या कुछ प्लानिंग है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ गुरुग्राम के सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव हैं। उनसे बात करते हैं। सर, ओमिक्रॉन की बात करें तो मामले देश भर में तेजी से बढ़ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि अभी तक गुरुग्राम में कोई मामला आया नहीं है, लेकिन जो मूवमेंट है बाहर से आने वालों का, वो बड़ी संख्या में है। तो अभी तक कितने ऐसे लोगों को ट्रैक किया गया है जो बाहर से आए हैं,
और क्या उनमें से कोई पॉजिटिव आया है? हाँ बिल्कुल, जैसा आप जानते हैं गुड़गांवा जो है एक ऐसी सिटी है जहाँ ना केवल मेडिकल हब की अगर मैं बात करूं बल्कि यहाँ बहुत सारे एमएनसीज और बीपीओज भी हैं और ना केवल इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, इंडियन इंटरनेशनल ट्रैवलर्स की बात करूं बल्कि इंटरनेशनल जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में आते हैं। और अभी तक हरियाणा के ऑलमोस्ट 50% की अगर मैं टोटल कहूँ वो संख्या हरियाणा के उनके फॉरेन ट्रैवलर्स की या इंटरनेशनल ट्रैवलर्स की वो गुड़गांवा की है। आज तक जब से दिशा निर्देश जारी हुए हैं 27 अगर मैं नवंबर की बात करूं तो 6,687 लोग हमारे पास आए हैं और 1508 उन हाई रिस्क कंट्रीज से आए हैं। सौभाग्य की बात है कि अभी तक कोई पॉजिटिव केस गुड़गांव में नहीं मिला है और हमने सभी के सैंपल जो हैं ट्रैक कर रहे हैं और जहां 8वें दिन सैंपल ले रहे हैं बल्कि हमने एक ये भी निर्धारित किया है कि 15 दिन टोटल जो उनका होम क्वारंटाइन का टाइम पीरियड है, हर तीसरे दिन हमारी टीम उनके साथ संपर्क में रहती है ताकि कोई साइन सिम्टम डेवलप हो तभी तुरंत उसका टेस्ट करवाया जा सके। स्टेट की बात करें तो एक संख्या है, करीब 100 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो हाई रिस्क कंट्री से आए थे और उन्हें अभी तक जो है ढूंढा नहीं जा सका है, वो संपर्क में नहीं है। क्या गुरुग्राम में भी कुछ इस तरह के नंबर्स हैं? नहीं, अभी तक गुरुग्राम में ऐसा कोई नंबर नहीं है। हम जो है पुलिस प्रशासन के सहयोग से जिन केसेस में या तो अगर कोई मोबाइल नंबर की डिजिट का कोई अगर कमी है तो उसको, या कोई एड्रेस में कुछ डिटेल नहीं अवेलेबल है तो हम इमीडिएटली अनट्रेसेबल डिक्लेयर कर कर विद इन 24 आवर्स टू 48 आवर्स गुड़गांव पुलिस की मदद लेकर हम उन लोगों को ट्रेस कर पाए हैं और अभी तक सभी के सैंपल हो पाए हैं। बेड की बात करें, क्योंकि सेकंड जो लहर आई थी उस दौरान बेड की बड़ी किल्लत हुई थी और ऑक्सीजन भी एक बड़ा क्राइसिस देखने को मिला था। तो इस बार किस तरह की तैयारियां हैं? खैर हर आदमी यही उम्मीद कर रहा है कि जो सेकंड लहर में हुआ उस तरह के हालात ना बने, लेकिन पहले से जो तैयारियां हैं वो किस तरह की तैयारियां की गई हैं गुरुग्राम में? हाँ बिल्कुल, अगर मैं बात करूं तो जैसा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने दिशा निर्देश दिए थे कि जो 50 बेड या उससे ज़्यादा के हैं उनको ऑक्सीजन फैसिलिटी या उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाने की कोशिश की जाए। और जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं 10 या 11 इंस्टीट्यूट्स जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं उनके पास एलएमओ बड़े टैंक्स जो हैं लिक्विड ऑक्सीजन के वो अवेलेबल हैं। उसके अलावा बाकी जो अस्पताल थे 50 बेड से बड़े हैं उनमें 19 दो सरकारी मिलाकर 19 ऐसे अस्पताल हो चुके हैं जिनके अंदर पीएसए यानी एयर से लेके जो हम ऑक्सीजन बना सकता है ऐसे प्लांट हमने लगा लिए हैं। प्रेशराइज्ड सिस्टमिक ऑब्जर्वेशन के प्लांट्स जो हमने वो लगा लिए हैं और बेड्स जो हैं इस वक्त गुड़गांव में ऑलमोस्ट 6,000 टोटल बेड अवेलेबल हैं। अगर आईसीयू बेड्स की हम बात करें तो 1,386 यानी कुल मिला के 1400 के करीब 1400 जो हैं आईसीयू बेड्स अवेलेबल हैं। अगर हम वेंटिलेटर्स की अगर हम बात करें तो जहां पहले के मुकाबले टोटल जो वेंटिलेटर्स हमने 950 के करीब जो हैं अब हमने वो कर लिए हैं जो विदाउट वेंटिलेटर के बेड हैं और विद वेंटिलेटर के इस आईसीयू में 1400 में से 434 वेंटिलेटर बेड्स कर लिए हमने। तो अभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि बेड्स की इस बार कोई ऐसी समस्या आनी चाहिए क्योंकि पीडियाट्रिक बेड्स भी हमने ना केवल या वेंटिलेटर दोनों बल्कि साथ साथ ऐड करें गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेटअप में। गवर्नमेंट सेटअप में भी हमने 26 बेड जो हैं इंडिपेंडेंट जो हैं पीकू के बना लिए हैं। ऐसे ही बाकी हॉस्पिटल्स में कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 322 के करीब हमने पीकू के बेड बना लिए। गुरुग्राम में प्रदूषण से पूरी तरह से राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। एक दिन की राहत के बाद दोबारा शहर का AQI लेवल 250 के पार पहुंच गया। हमारे संवाददाता संजय राठौड़ की ये रिपोर्ट देखिए। बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रण में करने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा तमाम प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन उनके बीच कल राहत ज़रूर मिली थी। जो AQI लेवल है वो 200 के करीब आज पहुंचा था, लेकिन हम आज की बात करें एक बार फिर जो AQI लेवल है 250 के पार चला गया। तो कहीं ना कहीं अभी भी गुरुग्राम शहर की जो हवा है वो प्रदूषित है। हालांकि कल येलो जोन में ज़रूर गुरुग्राम रहा, लेकिन एक बार फिर बढ़ते पोल्यूशन ने गुरुग्राम के जो लोगों की चिंता बढ़ा दी। जिस तरीके से मैं बात करूं, बुजुर्ग लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और साथ ही साथ आंखों में काफ़ी जलन हो रही है। तो एक्सपर्ट की भी यही सलाह है कि वे वजह अपने घर से बाहर ना निकले, यदि घर से बाहर निकले तो मास्क का प्रयोग करें। तो ऐसे में जिला प्रशासन के तमाम प्रयास इसमें पिछड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन AQI जो लेवल है वो एक बार फिर बढ़ना शुरू हो गया।
गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज। कोरोना काल में सबसे आगे बढ़कर बीमार लोगों की सेवा करने वाले डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की तैयारी में हैं। 13 तारीख को हरियाणा के सभी सरकारी अस्पताल में डॉक्टर और स्वास्थ्य विभाग की टीमें हड़ताल पर रहेंगी, जिसमें सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर ओपीडी सेवा बंद रहेगी। इस पर डॉक्टर्स का ये कहना है कि वे लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि अस्पताल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की नियुक्ति की जाए और डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती की बजाय 20-20 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टर्स के प्रमोशन किए जाएं। लेकिन यदि सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो 14 तारीख से ओपीडी के साथ साथ इमरजेंसी सेवाएं, पीएम हाउस और ऑपरेशन थिएटर का स्टाफ भी हड़ताल पर जाएगा। जैसा कि पता है कि पिछले काफ़ी समय से हमारी कुछ मुख्य मांगें थी, उनमें से 3 मुख्य मांगें थी जो काफ़ी लंबे अरसे से हमारी चली आ रही थी सरकार के साथ। उस पे सरकार की तरफ से सहमति भी बनी थी। हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी एवं माननीय जो है मुख्यमंत्री जी उस पे अपनी सहमति भी जता चुके थे। लेकिन अभी भी वो कार्य पूरा नहीं हुआ है। उनमें से हमारा एक जो सबसे पहला हमारा जो डिमांड है वो स्पेशलिस्ट कैडर बनाने की बात है, क्योंकि हरियाणा के अंदर जो है अभी बहुत कम है स्पेशलिस्ट, सिर्फ 700 स्पेशलिस्ट हैं। तो हम चाहते हैं कि जो आम पब्लिक, आम जनता आ रही है उनको स्पेशलिस्ट की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा हर जगह, हर ज़िले में मिल सके। दूसरा हमारा डायरेक्ट एसएमओ जो वैकेंसी निकालने की बात चल रही है, जैसा कि पीछे 7 सालों से सरकार ने इसको बंद किया हुआ है, क्योंकि इसमें 90% से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा नहीं हो पाता है, सब लोग प्रमोट नहीं हो पाते। तो हमारे कैडर के अंदर ही जो हमारे डॉक्टर्स हैं जिनके 20 साल की सर्विस हो गई है, तो एटलीस्ट उनको प्रमोट किया जाए। तीसरा हमारा जो पीजी पॉलिसी है, जो हमारे इन सर्विस डॉक्टर्स हैं उनको पीजी करने के लिए जो जाते हैं उसमें कोटा बढ़ाया जाए, जैसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही है। तो इसी को देखते हुए हमने सांकेतिक हड़ताल की थी 2 घंटे के पिछले 12 नवंबर को, और अब हमने 13 दिसंबर की तारीख फिक्स की है। सारी ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी पूरे राज्य में। सभी सरकारी डॉक्टर जो है वो हड़ताल पे रहेंगे। सरकार अगर हमारी मांग को नहीं मानती है 13 तारीख तक, तब हम 14 तारीख से बाध्य होंगे सारी सेवाएं बंद करने के लिए, जैसे पोस्टमार्टम हो गई, इमरजेंसी सेवाएं हो गई, ओटी हो गई। तो आपके माध्यम से मैं एक तो सभी अपनी जनता से अपील करना चाहता हूं कि वो भी ज़रूर इस चीज़ को पहुंचाएं सरकार तक कि जो डॉक्टर्स दिन रात कोविड में 2 साल तक लगातार काम करते रहे और अभी भी कर रहे हैं दिन रात अपने परिवार से दूर, तो हम नहीं चाहते कि किसी तरह की हड़ताल हो हमारे राज्य में। तो मेरी विनती है सरकार से कि वो इस चीज़ पे गंभीरता से विचार करते हुए और ये जो हमारी 3 मांगें हैं उसको पूरा करें। प्रदेश के 1388 प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले 6.5 लाख से ज्यादा बच्चों के भविष्य पर तलवार लटक गई है। इनमें करीब 1,20,000 8वीं, 10वीं और 12वीं बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थी हैं। परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 14 दिसंबर है। सरकार ने अब इन स्कूलों को सालाना अस्थायी मान्यता देने से इनकार कर दिया है, जिसके चलते ये लंबे समय से हाई कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट में याचिका दी थी कि जब नियम है तो इन पर लागू क्यों नहीं हो रहे। सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया और नियमों में कुछ ढील दी, जिसके बावजूद ये नियम पूरे नहीं कर पाए। ऐसे में सरकार ने अब इन्हें सालाना अस्थायी मान्यता देने से इनकार कर दिया है। इन स्कूलों का परीक्षा के लिए फॉर्म भरने का पोर्टल भी बंद किया जा चुका है। पूरे हरियाणा में 1338 ऐसे स्कूल हैं जो एग्जिस्टिंग कैटेगरी में हैं, जिनमें 6.5 से 7 लाख के बीच बच्चे पढ़ रहे हैं। तो दिसंबर माह में आके ये कह देना कि अब इन स्कूलों को एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, तो ये तो बिल्कुल गैर कानूनी है और असामाजिक बातें हैं, अव्यावहारिक बातें भी है, नॉन प्रैक्टिकल बातें हैं कि ऐसे टाइम पर आकर ये बच्चे कहाँ जाएंगे। दूसरी बात ये कि इन स्कूलों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए तो इनको 2003 से पिछले चौटाला सरकार ने इनको मान्यता दी, 1-1 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया। फिर हुड्डा सरकार ने इनको मान्यता दी, 1-1 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया। फिर यहाँ तक कि बीजेपी सरकार ने भी इनको मान्यता दी, 1-1 वर्ष के लिए इनको भी आगे बढ़ाया। तो जब प्रत्येक सरकार ऐसा करती आ रही है तो मीन्स इन स्कूलों की आवश्यकता तो आपको है, लेकिन जब तक आप हौलड़ नहीं कराएंगे, शोर नहीं मचवाएंगे, विरोध प्रदर्शन नहीं कराएंगे, आप मान्यता नहीं देंगे। तो आपको मान्यता देनी चाहिए। आपके स्टेट को, हमारे बल्कि देश को ऐसे स्कूलों की आवश्यकता है जो कम फीस में बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, हमारी साक्षरता दर को आगे बढ़ा रहे होते हैं, उनको ठीक कर रहे होते हैं। तो ऐसे स्कूलों को बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसे स्कूलों को तुरंत प्रभाव से, मैं तो कहता हूँ, इनको एक साथ ही स्थायी मान्यता दे देनी चाहिए। वो जैसे हालत में, जिस हालात में भी चल रहे हैं, क्योंकि वो उससे ज़्यादा ज़मीन की कैटेगरी पूरे नहीं कर पाएंगे, उससे ज़्यादा कमरे नहीं बना पाएंगे। तो जितने भी है उसी हालात में उनको स्थायी मान्यता प्रदान कर दे, ताकि आने वाले कल में फिर दोबारा से एक्सटेंशन ये ना मांगे।
गुरुग्राम के हिंदू जागरण मंच के जिला महामंत्री राव दमन सिंह की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री के नाम लव जिहाद कानून बनाने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है। साथ ही रोहतक में हुए गोलीकांड के मुख्य आरोपी मोहम्मद साहिल खान के खिलाफ उच्च स्तर की कमेटी का गठन कर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। जिला महामंत्री ने मौजूद सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि देश भर में साजिश के तहत लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें हरियाणा प्रदेश भी अछूता नहीं है। बीते दिनों रोहतक में लव जिहाद के चक्कर में हिंदू लड़की को गोली मारने का मामला भी सामने आया, जिसमें एक तरफा प्यार के चलते मुस्लिम समुदाय के युवक से शादी कर ससुराल जा रही विवाहिता को गोली मारी गई। तो फिलहाल मेट्रो न्यूज गुरुग्राम में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।